यह कहानी फिल्म कीडम से संबंधित है जो कि साल 2022 में आई थी। यह मूवी थ्रिलर ड्रामा से भरपूर है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत अपनी कार की गति बढ़ा देता है। तभी पीछे से बाइक पर सवार दो लड़के उसकी कार के शीशे पर कोई वस्तु फेंक देते हैं, जिससे उसे आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। बाइक सवार दोनों युवक उसे ओवरटेक करके उसकी कार को पंचर करने के लिए सड़क पर कुछ नोकीली चीजें फेंकते हैं। इससे उसकी कार का टायर फट जाता है और वह सड़क के किनारे रुक जाती है। वह व्यक्ति घबराया हुआ चाकू लेकर कार से बाहर निकलता है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उस पर वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों युवक उसकी कार की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें वो चीज मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर वे उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ते और उसे मारकर वहां से निकल जाते हैं। कहानी का दूसरा भाग राधिका से जुड़ा हुआ है। राधिका एक साइबर एक्सपर्ट है। वह लोगों को साइबर सुरक्षा संबंधी सेवाएं देती है। हाल में ही उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया है। एक दिन वो अपने ऑफिस में एक व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी पर प्रेजेंटेशन दे रही होती है, लेकिन बीच में ही व्यक्ति उसे टोक देता है और वो कहता है कि उसे इस प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब राधिका इसका कारण पूछती है तो वह व्यक्ति उससे अपनी व्यक्तिगत समस्या बताता है और अपनी पत्नी का फोन हैक करने के लिए कहता है। यह सुनकर राधिका बेहद नाराज होती है और वह कहती है कि यह काम पूरी तरह से गैर कानूनी है और अब राइट टू प्राइवेसी हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। वह व्यक्ति उसे इस काम के बदले मोटी रकम देने की पेशकश करता है, लेकिन राधिका उसे ठुकरा देती है। जाते जाते वो आदमी राधिका के स्टार्टअप का मजाक उड़ाता है। उस आदमी के जाने के बाद राधिका अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर विजय पर काफी नाराज होती है, क्योंकि वही व्यक्ति विजय के कहने पर राधिका से मिलने आया था। गुस्से में राधिका विजय से कहती है, पहले मैं भी ऐसे गलत काम में शामिल थी, लेकिन जब से मैंने स्पेस को अपना करियर बनाया है तब से मैंने सारे गलत रास्तों को छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ सही तरीकों से काम करना चाहती हूँ। रात को खाना खाते समय राधिका न्यूज देख रही होती है, जिसमें उसी सड़क हादसे की रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मृत व्यक्ति का नाम संतोष बताया जाता है। उधर दूसरी ओर एक ऑटो ड्राइवर कचड़े के ढेर वाली एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। फिर वे सभी मिलकर किसी और व्यक्ति को कॉल करते हैं। वह व्यक्ति एक दुकान में काम कर रहा होता है। कॉल आते ही वह व्यक्ति दुकान छोड़कर तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोग आग में कुछ चीज पिघला रहे होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। इस बार माल समय पर पहुंच जाना चाहिए। उसी जगह हमें वही यामाहा बाइक खड़ी दिखाई देती है, जिस पर सवार होकर वह दोनों युवक संतोष को मारने आए थे। इन लोगों के हाव भाव और बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कई तरीके के अवैध और खतरनाक कामों में शामिल हैं, लेकिन इनकी असली पहचान और मंशा क्या है यह तो हमें आगे ही कहानी में ही पता चलेगा। एक दिन राधिका ऑफिस निकलने ही वाली होती है, तभी उसके पिता एक लड़के से मिलने के लिए जोर देते हैं। राधिका ऑफिस के लिए पहले से ही देर कर चुकी होती है और काम में भी व्यस्त होती है, इसलिए पहले तो मना कर देती है, लेकिन पिता के बार बार अनुरोध करने पर वो अंततः उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़का पहले से ही उनके घर पर आता है। राधिका उससे बातचीत शुरू करती है, जहाँ वह लड़का कहता है, शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि राधिका कोई साधारण लड़की नहीं है। दरअसल राधिका उससे मिलने से पहले ही उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर चुकी होती है। उसका नाम, वह क्या करता है, कहाँ से पढ़ाई की है, उसकी जिंदगी की तमाम महत्वपूर्ण बातें, ये सब राधिका ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट करके जान लिया होता है। जब वो लड़का राधिका से मिलकर साइबर सिक्योरिटी के असली महत्व को समझने की कोशिश करता है तो वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाए हैं, जिन्हें हैक करना आसान नहीं है। लेकिन राधिका मुस्कुराते हुए उसके सामने उसका फेसबुक पासवर्ड बता देती है। यह सुनकर वह लड़का दंग रह जाता है और राधिका को आश्चर्य से देखने लगता है। उसी क्षण उसे समझ में आता है कि राधिका कितनी काबिल है। इसके बाद राधिका ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तभी उसके पिता उसे फ्रिज मैकेनिक से बात करने के लिए कहते हैं। ऑफिस के कामों में व्यस्त होने के कारण वह उस मैकेनिक की कॉल रिसीव नहीं कर पाती। बाद में जब वह उसे कॉल करती है तो मैकेनिक कहता है कि मैं आपके घर आया था और आपको फोन भी किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मैकेनिक का मैनेजर राधिका को एक दूसरा मैकेनिक का नंबर देता है, लेकिन राधिका गलती से आखिरी का 2 अंक गलत नोट कर लेती है। जब राधिका उस नंबर पर कॉल करती है तो कॉल किसी और व्यक्ति को लग जाता है और वह व्यक्ति राधिका से बेहद अशिष्ट और गंदे शब्दों में बात करता है। यह सब सुनकर राधिका तुरंत फोन काट देती है। लेकिन दोस्तों, यह वही व्यक्ति है जिसे अपने कहानी में पहले भी देखा है। इसके बाद कहानी में एक नया किरदार प्रवेश करता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ऑटो ड्राइवर होता है। इसे भी हमने इस कहानी में पहले भी देखा है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दरअसल उसकी पत्नी उसे करीब 10 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। तब से वह हर महीने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की जानकारी लेने की कोशिश करता है। पुलिस स्टेशन में नए सीआई द्वारा राधिका को एक केस से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग दी जाती है, जिसमें किसी ने छेड़छाड़ की होती है।
चूंकि राधिका एक साइबर एक्सपर्ट होती है, इसलिए वो इस डाटा को रिट्रीव कर सकती है। दरअसल नए सीआई राधिका को पहले से ही जानते थे, क्योंकि राधिका के पिता बालन सर पेशे से वकील हैं और किसी पुराने केस के सिलसिले में उनकी उनसे मुलाकात हुई थी। राधिका अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से उस केस में सीआई की बहुत मदद करती है। उसकी दक्षता देखकर न सिर्फ सीआई बल्कि उसका जूनियर ऑफिसर भी राधिका की जमकर तारीफ करता है। इसी बीच एक बार गलती से राधिका की आवाज सुनकर वही ठरकी लड़का उसके साथ एक और लफंगा मिलकर राधिका की जानकारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैक करने लगता है। वे पहले उसका नाम पता लगाते हैं, फिर फेसबुक पर उसका प्रोफाइल ढूंढते हैं। इसके बाद वो नए नंबर से राधिका को कॉल करते हैं और उससे अश्लील भाषा में बात करते हैं। राधिका तुरंत उनका नंबर ब्लॉक कर देती है, लेकिन चूंकि उनके पास कई सिम कार्ड्स होते हैं, वे बार बार नए नंबर से राधिका को कॉल करते हैं। इसी बीच राधिका सीसीटीवी फुटेज का गहराई से परीक्षण करती है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर नए सीआई से मिलती है। वो बताती है कि इस फुटेज में मैनिपुलेशन हुआ है। सीआई कहता है कि यह किसी प्रोफेशनल का काम लगता है, लेकिन राधिका इसका खंडन करते हुए कहती है कि नहीं सर, यह किसी पेशेवर का काम नहीं है। जिस तरह से फुटेज में बदलाव करके उसका सर्वर पर डाला गया, अगर यह कोई प्रोफेशनल होता तो कोई सुराग नहीं बचता, लेकिन उसने अपना आईपी एड्रेस तक छिपाने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सीआई मुस्कुरा उठता है और कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग कभी क्राइम की दुनिया में चलने लगे तो तुम्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस मजाक पर राधिका भी मुस्कुरा देती है, लेकिन कौन जानता है कि सीआई की यह मजाक कब हकीकत बन जाए। रात के समय जब राधिका थक कर अपने काम से लौटती है तो वही लड़के फिर से उसे कॉल करके परेशान करते हैं। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में विजय के साथ किसी काम पर चर्चा कर रही होती है, तभी उसके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते हैं। जैसे ही वह मैसेज पढ़ती है, उसका चेहरा सन्न हो जाता है। विजय उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो राधिका उसे अपना फोन दिखाती है। दरअसल उन लड़कों ने उसे अश्लील वीडियो भेजे होते हैं। यह देखकर राधिका का धैर्य जवाब दे जाता है और वह उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का फैसला करती है। पुलिस स्टेशन में राधिका एफआईआर दर्ज कराने की बात करती है, लेकिन सीआई उसे समझाता है कि इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटोगी। ये सब आवारा लड़के हैं जिन्हें सुधरना नामुमकिन है, मामले को यही रफा दफा कर दो। ये सुनकर राधिका गुस्से में सीआई को सही गलत का पाठ पढ़ाती है और कहती है कि इन लफंगों को किसी भी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी राधिका के पिता बालन सर उन लड़कों में से एक को देखकर घबरा जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से जानते हो। इसके बाद बालन सर भी राधिका को सलाह देते हैं कि इस मामले में न पड़े। पिता और सीआई के बार बार मना करने पर राधिका उनकी बात मान लेती है, लेकिन इससे लड़कों का मनोबल और बढ़ जाता है। अब वे राधिका को खुलकर परेशान करने लगते हैं। कभी उसकी स्कूटी पंचर कर देते हैं तो कभी उसके घर के बाहर निगरानी करते हैं। एक दिन जब बालन से राधिका को ऑफिस से लेने जाते हैं, तभी अचानक एक अनजान महिला उनकी कार की अगली सीट पर आकर बैठ जाती है। बालन सर उसे कार में उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनसे बहस करने लगती है। तभी वो लड़के वहाँ आ जाते हैं। दरअसल ये सब उनका सुनियोजित प्लान होता है राधिका और उसके पिता को बदनाम करने का। वो एक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और उस महिला के साथ बालन सर के कथित संबंधों का वीडियो बनाते हैं। राधिका जैसे तैसे उस महिला को कार से बाहर निकालती है। तभी उनमें से एक लड़का बालन सर से कहता है कि आखिरी बार जब मिले थे तो सोचा नहीं था कि फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपकी बेटी की वजह से यह मौका मिल गया। इसके बाद वो लड़के उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन यह घटना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं होती है। जीवन में जब आप पूरी मेहनत और लगन से जी रहे होते हैं और अचानक कुछ ऐसे लोगों की दखल अंदाजी शुरू हो जाए तो उससे उभरने में समय लगना स्वाभाविक है। राधिका अपने पिता से पूछती है कि क्या उस लड़के को पहले से जानते हैं। तब बालन सर बताते हैं कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, उसने एक व्यक्ति को चाकू मारा था। मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था और जीत भी गया था। उसे 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन राजनीतिक संबंधों के चलते वह समय से पहले जेल से बाहर आ गया। बालन सर इस पूरे मामले में काफी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता होती है इस दुनिया में अब उनकी बेटी के सिवा उनका कोई नहीं है। अपने पिता की हालत देखकर राधिका भी मानसिक रूप से तनाव में आ जाती है और अपने काम में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाती। एक दिन ऑफिस समाप्त होने के बाद विजय राधिका को घर छोड़ने की पेशकश करता है, जिस पर राधिका उससे खास मदद मांगती है। वो उन सभी लड़कों के मोबाइल फोन हैक करना चाहती थी ताकि उनकी प्राइवेसी को उजागर कर सके और उन्हें सबक सिखा सके। यह सुनकर विजय चौंक जाता है और उसे इन सब में न पढ़ने की सलाह देता है, लेकिन राधिका अपने फैसले पर अड़ी रहती है और सिर्फ विजय की राजी होने का इंतजार करती है। अंततः विजय उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों याद कीजिए, कहानी की शुरुआत में राधिका ने एक व्यक्ति की पत्नी का फोन हैक करने का इनकार कर दिया था और सही गलत की नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब वही राधिका अपने नैतिक सीमाओं को तोड़कर प्राइवेसी उल्लंघन की राह पर निकल पड़ी है। हालांकि उसका इरादा अपराधियों को उनकी औकात दिखाने का है। विजय की मदद से राधिका उन लड़कों को फोन हैक करने में सफल हो जाती है और धीरे धीरे उनकी जिंदगी की गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। एक दिन ऑफिस में उनकी कॉल्स को मॉनिटर कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि आज रात शारजा फ्लाइट में किसी सामान की डिलीवरी की योजना बना रहे हैं। राधिका यह सूचना तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को देती है। इंस्पेक्टर उसे जानकारी का सोर्स पूछता है, लेकिन राधिका बड़ी चतुराई से अपना राज छिपा देती है। जानकारी मिलते ही सीआई अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है और कस्टम अधिकारियों के साथ चेकिंग शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आता। सीआई राधिका से कॉल करके दोबारा पुष्टि करता है। राधिका अपने
विश्लेषण पर ध्यान देती है और कहती है कि यदि ड्रग्स नहीं हो तो संभव अवैध रूप से सोना तस्करी हो रही है। इस सूचना पर जांच दोबारा शुरू होती है और इस पर सचमुच सोना बरामद होता है। राधिका की जानकारी सटीक साबित होती है। यह जानकर राधिका बहुत खुश होती है कि उसने अपराधियों के नेटवर्क पर पहली चोट कर दी है। जब वह तस्करी का माल समय पर नहीं पहुंचता है और पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो लड़कों के गैंग में आपसी बहस शुरू हो जाती है। जॉर्ज नामक व्यक्ति जिसका माल शारजा से आ रहा था, वे आपस में कहते हुए झुंझलाते हैं कि इस जानकारी का पता किसी बाहरी को कैसे चला। गुस्से में बातों बातों में उनमें से यह राज उगल देता है कि संतोष, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उसकी हत्या उन्होंने ही जॉर्ज के कहने पर की थी। राधिका लगातार उन पर नजर रखती है, वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, किससे संपर्क में है, हर चीज। उन्होंने हाल में ही एक नेक ईयरफोन ऑर्डर किया था जो आगे चलकर एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। साथ ही राधिका ने एक नया सिम कार्ड भी लिया था। धीरे धीरे वो उनके हर गैर कानूनी सामान को पकड़वाने में सफल हो जाती है। जॉर्ज फोन पर उन्हें डांटता है और संतोष के मर्डर केस में उलझने की उनकी कोई उम्मीद न करने की धमकी देता है। ये सुनकर गैंग के सदस्य घबरा जाते हैं और बदले में जॉर्ज को ही संतोष की सुपारी वाली बातचीत के सबूत भेज देते हैं ताकि यदि जॉर्ज उन्हें फंसाए तो वे उसे भी फंसा सके। चूंकि यह संदेश मोबाइल से भेजा गया था, राधिका को इसकी जानकारी लग जाती है। अब तक राधिका के पास सिर्फ ड्रग्स और सोने की तस्करी के सबूत थे, लेकिन अब हत्या की सच्चाई जानकर वह बेहद चिंतित हो जाती है। वे सारे सबूत लेकर सीआई के पास पहुंचती है और यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल की शुरुआत होती है। चूंकि राधिका यह सब कुछ अवैध तरीके से हैकिंग कर रही थी, इसलिए सबूत देखने के बाद सीआई पहले उस पर ही कार्रवाई करने की धमकी देता है। हालांकि वो राधिका और उसके पिता बालांसर को व्यक्तिगत रूप से जानता था, फिर भी वो नाराज होता है। राधिका सफाई देती है कि उसका उद्देश्य केवल अपराधियों को सबक सिखाना था। अंततः सीआई उसे वहां से जाने को कह देता है, लेकिन यह बातचीत थाना परिसर में मौजूद गैंग का एक बुजुर्ग सदस्य सुन लेता है और वह जाकर बाकी सदस्यों को सारी बात बता देता है। यह सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें शहर छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन गैंग का सबसे खतरनाक व्यक्ति अजीत राधिका को मारने की ठान लेता है और शहर छोड़ने का दिखावा करता है। इसी बीच एक दिन जब बालन सर कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अजीत और उसके लोग एक ऑटो में उनका पीछा करते हैं। रास्तों में सुनसान इलाकों में उन्हें परेशान करते हैं। बालन सर कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वे किसी तरह से वहां से बचकर निकलते हैं। वापस जाते समय वे राधिका को कॉल करते हैं, लेकिन राधिका कॉल नहीं उठा पाती। बालन सर जब घर पहुंचते हैं तो वो घर की हालत अस्त व्यस्त पाते हैं। सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और सबसे बुरी खबर यह होती है कि राधिका को उन लड़कों ने अगवा कर लिया है। यह सुनकर पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है और राधिका की तलाश शुरू होती है। वे अजीत के गैंग के हर ठिकाने पर छापा मारते हैं, लेकिन राधिका का कोई सुराग नहीं मिलता। रास्ते में वे घटनाक्रम की जानकारी बालन सर पुलिस को देते हैं, जिससे एक फ्लैशबैक के जरिए यह पता चलता है जिस ऑटो ने रास्ते में बालन सर को रोका था, उसी ऑटो में राधिका को अगवा किया गया था। राधिका को चलते ऑटो से बालन सर की कार के सामने फेंक दिया जाता है, लेकिन उनका यह प्लान सफल नहीं हो पाता। राधिका कुछ ही पलों से बाल बाल बच जाती है। इसके बाद वो लोग उसे जल्दबाजी में सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा देते हैं। इसलिए जब बालन सर अपनी कार से उतरकर बाहर देखने आते हैं तब उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। पुलिस पूरे शहर में उस ऑटो की तलाश शुरू कर देती है। हर चौराहे, हर गली में पुलिस रात भर उसकी खोज में लगी रहती है। लेकिन दूसरी ओर अजीत और उसके गिरोह के लोग राधिका को एक पुरानी वैन में ले जा रहे होते हैं। राधिका चुपके से अजीत की पिछली जेब से उसके मोबाइल को अपने पैरों की अंगुलियों से निकालने में कामयाब हो जाती है। इधर पुलिस अभी भी गलत अंदाजों में उसी ऑटो को ढूंढ रही होती है। एक सुनसान जगह पर वैन रुकती है, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरोह के लोगों को अवैध तरीकों से लाया गया सोना बांटता है और सभी को अलग अलग रास्तों से केरल बॉर्डर पार करने का आदेश देता है। लेकिन अजीत अभी भी नाखुश है क्योंकि राधिका अभी तक जिंदा है। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति अजीत को भरोसा दिलाता है कि वह खुद राधिका का काम तमाम कर देगा और अजीत को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। यह सुनकर अजीत और उसके साथी के चेहरों पर राहत दिखती है। जाते समय अजीत अपना फोन ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दरअसल फोन वैन में छूट गया था। अजीत को शक होता है कि राधिका ने फोन से किसी को कॉल किया या नहीं। जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तब सब कुछ समान नजर आता है। राधिका अपनी जान बचाने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसकी पत्नी की बात छिड़ती है। पहले वह कहती है कि उसकी पत्नी मुंबई में नहीं है, फिर दोबारा कहती है कि वो तमिलनाडु में है। राधिका की बातों से चिढ़कर वो व्यक्ति उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है। वहीं दूसरी ओर विजय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां वह बालन सर के साथ मिलकर राधिका को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके लैपटॉप से जरूरी जानकारी निकालता है। आपको याद होगा दोस्तों कि राधिका ने चुपके से अजीत का मोबाइल निकाल लिया था। हालांकि बाद में वो फोन अजीत को मिल गया था, लेकिन उससे पहले राधिका ने उस फोन से अपने पिता को एक कॉल कर दी थी। बालन सर जब हताश होकर घर लौटते हैं तो अपनी कार में बैठते समय वे अपने फोन पर एक मिस्ड कॉल नोटिस करते हैं जो एक अज्ञात नंबर से आया था। दरअसल वो नंबर अजीत का ही था। पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करती है और टीम के साथ बालन सर भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे वो ठिकाने के पास पहुंचते हैं अजीत का गिरोह पुलिस पर हमला कर देता है। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है, जिसमें अंततः पुलिस गिरोह को पकड़ने में सफल हो जाती है। पूछताछ के दौरान वो राधिका के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इधर समय 30 से बीत रहा होता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति राधिका को एक रेलवे ट्रैक पर ले जाता है ताकि उसे खत्म किया जा सके। अब लगने लगता है कि राधिका को बचाना लगभग असंभव है। तभी बालन सर को याद आता कि राधिका ने हाल में एक नया सिम कार्ड लिया था। यहाँ एक दिलचस्प बात यह होती है कि अजीत के गिरोह ने एक नेक ईयरफोन ऑर्डर किया था, जिसे राधिका ने मैनिपुलेट करके खुद रिसीव कर लिया
किया था। उसने उसमें नया सिम डालकर उसके घर में छिपा दिया था और उसी के जरिए वो उनकी बातचीत सुन रहे थे बिना किसी फोन को हैक किए। बालन सर को यह बात पता थी, लेकिन अफसोस कि उन्होंने पुलिस को यह जानकारी समय पर नहीं दी। पुलिस तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने लगती है। उधर विजय राधिका को नेक ईयरफोन में लगाए गए सिम कार्ड की जांच करता है, जहां से उसे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वह तुरंत वो ऑडियो सीआई सर को भेज देता है। पुलिस जब उस रिकॉर्डिंग को सुनती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे ट्रैक पर बंधी राधिका बिना किसी भय के काफी शांत दिखाई देती है। ये देखकर वह बुजुर्ग आदमी भी हैरान रह जाता है। राधिका वहां भी उसके पत्नी को खोजने की मदद करने की बात करती है और बार बार कहती है कि उसे उसकी पत्नी का पता है, लेकिन तभी वह बुजुर्ग एक डरावना सच बताता है। वह कहता है कि राधिका उसकी पत्नी को कभी नहीं खोज सकती, क्योंकि उसने खुद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। जो राधिका अब तक शांत और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी, वो इस खुलासे के बाद पूरी तरह डर जाती है और उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। यह देखकर वो सनकी आदमी बहुत खुश होता है। तभी ट्रैक पर पीछे से ट्रेन आती दिखाई देती है। राधिका को लगने लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसी वक्त उसका चालाकी से एयरफोन में लगाया गया जासूसी सिम कार्ड काम आ जाता है। पुलिस उस सिम की लोकेशन ट्रेस करके मौके पर पहुंच जाती है और समय रहते राधिका की जान बचा लेती है। इस हादसे के बाद राधिका घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती होती है। बालन सर अपनी बेटी को जीवित देख बेहद भावुक हो जाते हैं। उसी समय पुलिस राधिका के सामने से उन अपराधियों को ले जाती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।